माय नेम इज विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है, दैट इज 20th, 21st एंड 22nd ऑफ अगस्त को क्या क्या हुआ है। स्टार्टिंग विथ विदाउट एनी फर्दर डिले 20th ऑफ अगस्त, सबसे पहली जो न्यूज है वो है हाई कोर्ट ने टेम्पररी रिलीफ दी है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है सिद्धारमैया उनको। अच्छा, इनकी पूरी प्रॉब्लम क्या चल रही थी, व्हाट वाज द एंटायर मैटर अबाउट, ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं। पिछले सेशन में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पे बेसिकली गवर्नर एक ऑर्डर निकाला था, एक सैंक्शन निकाला था चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, और उनको उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि लैंड करप्शन केस में ही वाज इन्वॉल्व्ड। तो उसी के चलते गवर्नर ने अपने पावर को यूज करके सैंक्शन ऑर्डर्स निकाले उनके अगेंस्ट, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने रिप्लाई में ये बोला था कि दिस इज नॉट, सबसे पहले इतना पावर गवर्नर को है नहीं ये सब करने का, और दूसरी चीज जब कैबिनेट से उन्होंने जाके बात किया और अपने सारे मिनिस्टर्स के साथ बात किया, ही हैड फुल यूनानिमस सपोर्ट उन सब का। तो उसको थैंक करते हुए जो चीफ मिनिस्टर है उनका ये कहना था कि दिस इज बेसिकली नॉट अलाउड, दिस इज नॉट हाउ इट शुड वर्क, क्योंकि ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का ऑफ द कंट्री, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे जो फंक्शन करते हैं फेडरल तरीके से, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टेन है। ठीक है, स्टार्टिंग विथ एक टेम्पररी रिलीफ में कर्नाटका हाईकोर्ट ने मंडे को स्पेशल कोर्ट को बोला है कि जो स्पेशल कोर्ट बेंगलुरु में है, टू डेफर, वेरी इंपॉर्टेंट, टू डेफर एनी फर्दर प्रोसीडिंग। डेफर मतलब अपने आप को रोकें कुछ करने से, टू डेफर एनी फर्दर प्रोसीडिंग ऑन जो भी कंप्लेंट्स आई हैं अगेंस्ट द अलेज्ड इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ लैंड हुआ था। ऐसे बोला जा रहा था कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट एंड अ लॉट ऑफ दैट लैंड वाज अलॉटेड टू हिज वाइफ, ठीक है, बाय द मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा। तो इनके ऊपर जो भी कंप्लेंट्स आ रही है, जो भी एलिगेशंस आ रहे हैं, उनको फिलहाल के लिए उनको ना सुना जाए और डेफर किया जाए। स्पेशल कोर्ट को उन्होंने ये बोला कि स्पेशल कोर्ट शैल नॉट प्रेसिपिटेट अ कंप्लेंट रिलेटेड टू द सैंक्शंस ग्रांटेड बाय द गवर्नर अगेंस्ट मिस्टर सिद्धारमैया टिल फर्दर ऑर्डर्स। फर्दर ऑर्डर्स और ये कौन देने वाले हैं? हाई कोर्ट। जब तक आगे के हम ऑर्डर्स नहीं देते तब तक स्पेशल कोर्ट इज नॉट अलाउड टू हियर एनी ऑफ दीज कंप्लेंट्स। अच्छा, अपनी पिटिशन में जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्वेश्चन किया था लीगैलिटी ऑफ द सैंक्शन। ये जो सैंक्शन गवर्नर ने रिलीज किया था उनके अगेंस्ट, उसकी लीगैलिटी को सबसे पहले क्वेश्चन उठाया था। और इस सैंक्शन में उन्होंने क्या किया था, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है हमारा, उसके अंडर सेक्शन 17A जो अलाउ करता है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट एनीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन सच केसेस। तो इस केस में जो चीफ मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन अलाउ करता था ये सैंक्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर। इसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया है और प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 218 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों की लीगैलिटी को चैलेंज किया है। दूसरा, हाईकोर्ट ने यह भी बोला एंड हाईकोर्ट फाउंड इट नेसेसरी, बेसिकली उनको ऐसा जरूरी स्टेप लगा टू पास एन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर मतलब अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक ये चीज फंक्शन करेगी, इज इंटरिम ऑर्डर। आफ्टर इट वाज पॉइंटेड आउट that special court of sessions for criminal cases against former and present MPs and MLA was scheduled to pass an order on Tuesday। तो उन्होंने ये बोला कि जब तक इंटरिम ऑर्डर तब तक काम करेगा जब तक MPs और MLAs के अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट का जो भी क्रिमिनल केस चल रहा है इनके अगेंस्ट, उसके ऑर्डर्स ट्यूसडे तक नहीं आते हैं ऑन वेदर टू एंटरटेन वन ऑफ द टू कंप्लेंट्स फाइल्ड अगेंस्ट मिस्टर सिद्धारमैया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्टली उनका क्या कहना था, यहाँ पे एग्जैक्टली उनका कहना था कि इफ द कंसर्न स्पेशल कोर्ट पासेस एनी ऑर्डर ऑन August 20th, it would undoubtedly frustrate the subject proceeding in the petition। जो अभी पिटिशन चल रही है, अगर उससे पहले ही स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है तो ये जो अभी प्रोसीडिंग चल रही है उनको फ्रस्ट्रेट कर देगा, मतलब दे विल बी यूजलेस बेसिकली द प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन। देयरफॉर आई डीम इट अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट, ये हाई कोर्ट के जज का कहना था, आई डीम इट अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट द कंसर्न स्पेशल कोर्ट टू डेफर द प्रोसीडिंग्स एंड डायरेक्ट नो प्रेसिपिटेटिव एक्शन फिलहाल के लिए। अच्छा, अर्लियर बाय द वे मिस्टर सिद्धारमैया के बिहाफ पे जो अपीयर कर रहे हैं एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, वेरी 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 फेमस, उन्होंने आर्ग्यूमेंट में क्या बोला था, उनका ये कहना था कि जो गवर्नर का डिसीजन है और ये जो सैंक्शन है, दिस इज कंप्लीटली आर्बिट्ररी, कोई सर पैर नहीं है इसका, एंड सफर्ड फ्रॉम अ लैक ऑफ या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्योंकि उन्होंने अपने
जो सैंक्शन है उसका कोई प्रॉपर रीजन प्रोवाइड नहीं किया, रीजनिंग प्रोवाइड नहीं की, और बहुत ही क्लियरली ये बायस्ड है। भेदभाव इस सैंक्शन में देखने को मिल सकता है, इसलिए कोई प्रॉपर रीजनिंग ना होने की वजह से इस आर्ग्यूमेंट को उन्होंने यूज करते हुए बोला कि इस तरीके के सैंक्शन को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, इसकी लीगैलिटी ही सबसे पहले डाउट में। ठीक है, अब विद फर्दर सेशंस, फर्दर क्लासेस, वी विल सी वेयर दिस केस गोज। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे डॉक्टर्स के सेफ्टी के ऊपर काफी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। उसी से रिलेटेड है कि यूनियन गवर्नमेंट ने रूल आउट किया है, रूल आउट मतलब बातचीत से बाहर कर देना, सेंट्रल लॉ फॉर डॉक्टर सेफ्टी। क्यों यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा रूल आउट किया है कि भाई कोई जरूरत है डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए एक अलग से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की विद अ यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क। यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क मतलब एक जैसा फ्रेमवर्क जो पूरे देश पे अप्लाई करे, ऐसा नहीं अलग अलग स्टेट में अलग अलग नहीं, यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क थ्रू आउट द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री फॉर प्रोटेक्टिंग हेल्थ केयर वर्कर्स। और ऐसा रूल आउट क्यों किया उन्होंने पॉसिबिलिटी, उन्होंने ये बोला है दैट ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट्स, हर स्टेट में अपने अपने इस तरीके के लॉज ऑलरेडी हैं टू इंश्योर हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी। ठीक है, अच्छा ये सब क्यों चर्चा में आ रहा है अभी इतना ज्यादा, कंसिडरिंग जो कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस हुआ था उसके बाद बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट लॉन्च हुई है। आईएमए ने भी डिक्लेयर किया था कि एक 24 घंटे के लिए जो पूरे इंडिया के डॉक्टर्स हैं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड इनके अलावा सारे जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं वो 24 आवर्स के लिए दे हैड गॉन ऑफ ड्यूटी एज अ शो ऑफ प्रोटेस्ट, कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो पूरे कंट्री के लिए दिन रात जाग कर काम कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, उनकी अगर सेफ्टी कंट्री इंश्योर नहीं कर सकती तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव सर्विसेज एनीमोर, दैट वाज देयर स्टेटमेंट। अच्छा सेंटर ने और क्या कहा है, सेंटर ने मंडे को इशू किया था एक ऑर्डर कि ये जो केस चल रहा है सारे के सारे बेसिकली हॉस्पिटल्स में यूनियन गवर्नमेंट के वहां सिक्योरिटी 25% से बढ़ा दी जाए, पहला ऑर्डर, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मार्शल्स वुड आल्सो बी इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नीड इन द हॉस्पिटल। अच्छा यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनके ऑफिशियल का ये भी कहना था कि सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टोटल 26 हैव पास्ड ऑलरेडी पास्ड अ लॉ टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल। ऐसा नहीं है वहां पे लॉ है नहीं। इनमें से कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, इनमें से स्पेशली आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आते हैं। इन ऑल दी स्टेट्स जो ऑफेंस है, अगर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के अगेंस्ट वायलेंस कमिट किया जाता है तो उनका उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल कंसिडर करेंगे एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब सीरियस ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। मोस्ट स्टेट एक्ट्स डिफाइन हेल्थ केयर, ज्यादातर जो स्टेट में एक्ट्स है वहां पे हेल्थ केयर सर्विस पर्सन को डिफाइन भी किया गया है और उसमें इंक्लूडेड है डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड पैरामेडिकल फोर्स। प्लस वायलेंस को भी डिफाइन किया गया है कि इनके अगेंस्ट जो बात हो रही है वायलेंस कमिट करने की, उस वायलेंस में क्या क्या चीजें आएंगी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच इज कॉजिंग हार्म, दूसरा इंजरी या एंडेंजरिंग लाइफ, कोई भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी करना, इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, ऑब्स्ट्रक्शन टू द एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस पर्सन टू डिस्चार्ज ड्यूटी, कोई आप ऐसी हरकत कर रहे हो जिससे वो हेल्थ केयर पर्सनल जो उनकी ड्यूटी है वो नहीं कर पा रहे हैं, एंड लॉस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीजों को वायलेंस कंसिडर किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो लॉज हैं वो इन चीजों को ऑलरेडी कवर करते हैं। अच्छा इसके अलावा ऑफिशियल का ये भी कहना था कि वी हैव एक्सेप्टेड जो सारे प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं उनकी डिमांड्स ऑफ ऑल द डॉक्टर्स हु आर ऑन स्ट्राइक, एंड ऑल्सो इसी के रिगार्डिंग एक कमिटी भी बिठाई जाएगी टू बी फॉर्म, जो अभी बनी नहीं है, इट विल बी फॉर्म्ड, क्या करने के लिए, ये स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत करेगी सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स हो गए मतलब सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स सारे के सारे, स्टेक होल्डर्स मतलब जब कोई लॉ बनेगा सबसे ज्यादा ये किस पे असर डालेगा, वो स्टेक होल्डर्स हो गए, उनसे कंसल्टेशन के बाद बाकायदा रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत की जाएगी आफ्टर कंसल्टेशन, और ये सब करने का काम दिया गया है एक कमिटी को, जो कमिटी अभी फॉर्म होगी। ओके कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यमुना नदी का जो पानी है वो बहुत ही जल्द राजस्थान की एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है शेखवती रीजन, यहाँ पे पहुंचने वाली है। क्यों? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के साथ रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट का एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें ये यमुना नदी का पानी वहां तक पहुंचाया जाएगा।
ensuring supply of state's entire share of water as per 1994 यमुना वाटर अग्रीमेंट। जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है फाइनली इससे बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग विद शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन वाटर, चारों डिस्ट्रिक्ट में इस रीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहां पीने के पानी की और खेती में जो पानी लगता है उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, उनका ये कहना था लास्ट जो वो गए थे सीकर इज अगेन अ प्लेस इन राजस्थान, उनका ये कहना था कि ये जो अग्रीमेंट है जो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ था दिस ईयर वाज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हिज गवर्नमेंट। उनकी नई जो गवर्नमेंट बनी है उसका एक मेजर अचीवमेंट था कि राजस्थान में खासतौर पे इस रीजन में सबसे बड़ा तो पानी की कमी ही होती है, तो दिस इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ हिज गवर्नमेंट। ओके, अच्छा यहाँ पे बात हो रही है हेमा पैनल बनाया जा रहा है। दिस मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का एंड अ लॉट ऑफ विमेन फेस दिस, तो इसी से रिलेटेड एक हेमा पैनल बनाया जा रहा है। क्या बात हुई है? पब्लिकेशन ऑफ के हेमा कमिटी रिपोर्ट ऑन इश्यूज फेस्ड बाय विमेन इन मलयालम सिनेमा। ये कमिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में। जो ये पैनल है which had stated that it had avoided recording the names and other details of witnesses in their statements। जो इन्होंने रिपोर्ट प्रोवाइड की है उसमें जो विटनेसेस हैं जिन्होंने इन सब चीजों के ऊपर गवाही दी है उनका नाम और पता या कुछ इस तरीके के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना अवॉइड किया है फॉर देयर ओन सेफ्टी। एंड उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो पैनल था इट वाज वेल सैटिस्फाइड that women face sexual harassment even from very well known people in the industry who were named before the committee. Some witnesses even produced video and audio clips, screenshots of WhatsApp messages, etc. to establish the fact that there is demand for sex for the entry into cinema and certain people in the industry persuade them to make themselves available for sex. अगेन कास्टिंग काउच थिंग, और बहुत बड़े लेवल पे रैम्पेंट है ये मलयालम इंडस्ट्री में। इसी चीज के ऊपर पूरी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए के हेमा पैनल बनाया गया था। पैनल ने बोला है कि भाई हालांकि हम विटनेसेस का कॉन्टैक्ट और नेम्स वी आर कीपिंग इट सीक्रेट बट वी आर वेल सैटिस्फाइड कि ये सब चल रहा है इंडस्ट्री में। अच्छा, उनने क्या बोला? असफ अली जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनका ये कहना था कि इट वॉज बूडन ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पुलिस चीफ कि ये अलग से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाए जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो एलिगेशंस है उसमें खास तौर पर बैठ के स्पेशली इन चीजों के ऊपर जांच पड़ताल करें, which is again a cognizable offense. The report itself has confirmed that there have been instances of sexual harassment which is a serious criminal offense. तो recommendation क्या है यहाँ पे कि एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो इन सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करे। ओके, coming on to the next important news. This is very important in case of obituary. Former Chief of Army Staff General S. Padmanabhan, he has passed away at his residence out of old age. He was 83 years old और इन्होंने आर्मी चीफ के तौर पे काम किया था बिटवीन द ईयर 2000 एंड 2002। ठीक है, करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एंड बाकी सारे रैंक्स के आर्मी जो ऑफिसर्स हैं दे ऑफर्ड देयर ट्रिब्यूट्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज ड्यूटी एंड द रोल ही प्लेड इन ऑपरेशन पराक्रम। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो व्हाट वाज दिस ऑपरेशन पराक्रम रिलेटेड टू। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि ऑपरेशन पराक्रम किस चीज से रिलेटेड था। ओके, दिस इज योर होमवर्क। Coming on to the next important news. यहाँ पे सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाया है जो कि डॉक्टर्स की सेफ्टी इंश्योर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को ही जो सुओमोटो कॉग्निजेंस, सबसे पहले तो इस कोलकाता वाले केस का सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इन्होंने ट्यूसडे को बोला है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाएगा क्या करने के लिए? टू
to work out the modalities of safety measures for medical professionals. The NTF National Task Force will recommend security measures on hospital premises, infrastructure development, क्या क्या करेगा ये उस बारे में बात हो रही है, including separate restrooms, technological interventions to limit access to critical healthcare areas. इसके अलावा CCTV कैमरा, जो नाइट ट्रांसपोर्ट होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ केयर वर्कर्स को, काउंसलिंग सर्विसेज से लेके क्राइसिस वर्कशॉप, क्वार्टरली सेफ्टी ऑडिट्स, ये सारी चीजें की जाएंगी इन द हॉस्पिटल. ठीक है. 3 जज बेंच है, लेड बाय ऑफ कोर्स आर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़. उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई कोर्ट ने क्यों सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, खुद से ही केस को उठा लिया बेसिकली, ऑफ द रेप एंड मर्डर ऑफ अ जूनियर डॉक्टर RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का. said that the case laid bare systematic failure in providing safety to medical professional. उनका ये कहना था कि भाई इस केस से साफ साफ सामने आ गया है कि सिस्टम का ही फेलियर है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी है. सिस्टम अगर अपने पार्ट पे सही परफॉर्म कर रहा होता तो ये कभी ना होता. दैट्स व्हाई दे हैव टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस. कोर्ट का ये भी कहना है कि दिस हॉरिफिक क्राइम वाज द लास्ट स्ट्रॉ and the nation cannot wait for another rape and murder in order to bring safety laws for medical professionals and doctors. This was the last straw. मतलब जिसको बोलते हैं ना कि this was the final nail in the coffin. अब इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं हो सकता. और उनका ये कहना था कि भाई अब कंट्री को, नेशन को और वेट नहीं करना चाहिए कि एक और ऐसा रेप या मर्डर केस हो तब जाके हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर हो. सेंटर को ऑर्डर दिया गया है कि वो 1 महीने के अंदर पूरा डेटा कोलेट या कलेक्ट करेंगे फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. किस चीज पे, क्या क्या सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं सारे के सारे गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स के अंदर. इसमें और क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा कि क्या दे हैव कंप्लाइड विद सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, पॉश एक्ट बेसिकली, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, क्या ये सब से कंप्लाई, इनके जो प्रोविजन है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं. ये सारी की सारी चीजें जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को दी है, सॉरी सेंटर को दी है. ओके. अच्छा, नेक्स्ट लेटरल रिक्रूटमेंट की यहाँ बात हो रही है. यहाँ पर सेंटर ने रिक्वेस्ट किया था यूपीएससी को ऑन ट्यूसडे, तो यूपीएससी एक लेटरल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लाने वाला था जिसको उसने विड्रॉ कर लिया. इसके अंदर क्या होने वाला था, लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स टू मिडिल एंड सीनियर लेवल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. तो यहाँ पे यूपीएससी ने इनवाइट किए थे एप्लीकेशंस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑफ स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. 45 पोस्ट जो स्टेट और सेंट्रल लेवल के पोस्ट हैं या मिडिल एंड सीनियर लेवल के जो पोस्ट हैं वहां पे 45 स्पेशलिस्ट, और प्राइवेट सेक्टर से भी उनको अलाउड रहेगा पोस्ट. बट इसको विड्रॉ करना पड़ा है एज गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने रिक्रूटमेंट ये कैंसिल कर दिए ये बोलते हुए कि there is absence of reservation for the scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes. Union Minister of State for Personnel जितेंद्र सिंह, उनने यूपीएससी को लेटर में लिखते हुए ये बोला था, यही सारे रीजंस एक्सप्लेन करते हुए बोला था कि प्लीज विड्रॉ दिस प्रोसेस. ये बेसिकली इसके अगेंस्ट काफी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी हुई थी, नॉट जस्ट बाय ऑपोजिशन बट ऑल्सो बाय लोक जनशक्ति पार्टी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की पार्टनर है, विच डिक्लेयर दैट रिक्रूटमेंट, कोई भी इस तरीके का रिक्रूटमेंट विदाउट प्रॉपर रिजर्वेशन, विदाउट प्रॉपर कोटास ऑफ एससी, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये दे आर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. ठीक है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. पहले रह चुके प्रिंसिपल, फॉर्मर प्रिंसिपल जिनका नाम है संदीप कुमार घोष, आरजी कर हॉस्पिटल, द इनफेमस जहां पे मर्डर एंड रेप केस हुआ था कोलकाता में, संदीप कुमार घोष, उनको बुक किया गया है अंदर फॉर कमिटिंग ग्राफ्ट. ठीक है, वो फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुके हैं. क्या करने के लिए, अलेजेड क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ है, आरोप है. फॉर हिज अलेजेड इन्वॉल्वमेंट इन करप्शन एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज. कहां पर, स्टेट रन हॉस्पिटल में. बेसिकली सिस्टम फेलियर था, तो ये पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं सिस्टम फेलियर हुआ क्यों. तो यहाँ पे निकल के आया कि भाई करप्शन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी, इसलिए प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइडेड नहीं थी और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इनके अगेंस्ट एलिगेशंस. ठीक है, जहां पे ये हॉस्पिटल वेयर द ट्रेनी डॉक्टर वाज रेप्ड एंड मर्डर, तो ही हैज बीन अरेस्टेड अंडर द सेम.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया जापान पार्टनरशिप, ये 2+2 डायलॉग होल्ड कर रहे हैं। 2+2 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये क्या होता है। यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और जापान के एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर साथ में मिलकर बातचीत करेंगे। 2+2, तो इंडिया जापान पार्टनरशिप इज सेट अगेंस्ट अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ, क्या पूरा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का रीजन, एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, ऐसा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर है उनका कहना था। उन्होंने ये बोला कि ये जो 2+2 डायलॉग है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अमिड चाइनाज इंक्रीजिंग मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग इन द रीजन। बहुत बड़े लेवल पे चाइना धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, धीरे धीरे करके एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, तो इस तरीके की दोस्ती पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जो जापानीज डेलीगेशंस थे दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद दिल्ली। इट वॉज हेडेड बाय फॉरेन मिनिस्टर योको कामिकावा, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं, एंड डिफेंस मिनिस्टर मिनोरू किहारा। ठीक है, हमारे मिस्टर एस जयशंकर कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इंडियन टीम को हेड कर रहे थे। उनका एस जयशंकर का और क्या कहना था कि पिछले 10 सालों में, इन द लास्ट डेकेड, हमारा रिलेशनशिप जो जापान के साथ है इट हैज अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। लॉजिक ऑफ दिस एवोल्यूशन इज आर एक्सपैंडिंग इंटरेस्ट एंड ग्रोइंग एक्टिविटीज, कि हम और जापान जो भी करना चाहते हैं काफी सारी चीजें हमारी कॉमन इंटरेस्ट की है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है व्हाई आवर रिलेशनशिप पिछले 10 सालों में हैज ग्रोन अ लॉट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने और क्या बोला, एज वी बोथ स्टेप फॉरवर्ड इनटू अ मोर वॉलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड देयर इज अ नीड फॉर रिलायबल पार्टनर्स विद whom देयर आर सब्सटैंशियल कन्वर्जेंसेस। इतना ज्यादा, अब देखो रशिया यूक्रेन का चल रहा है, गाजा वॉर चल रहा है, ईरान इन्वॉल्व था, इसराइल, इतना ज्यादा हम खासतौर पे हमारे रीजन में अनरेस्ट है, इतना वॉलेटाइल दुनिया हो चुकी है, कल को कुछ भी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बेसिक अगर आप बोले तो जापान हैज बीन वन सच अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड दैट शैल कंटिन्यू फॉर टाइम्स टू कम। मेन क्या है हमारा, बेसिकली इंडिया को सबसे पहले तो हमने बोला है कि इंडिया को 2047 तक वी हैव टू टारगेट इज टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री। इसके लिए बहुत सारे ग्रोथ, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, ये सारे ग्रोथ की जरूरत है हमको, ठीक है, जिसमें इस तरीके की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो दैट वाज व्हाट द 2+2 डायलॉग वाज ऑल अबाउट। अच्छा, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि बैरी विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स, इंडियन ओरिजिन, इनका जॉब एकदम सिंपल था, जहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके दे टुक ऑफ टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जून 5 को वो निकले। दे वर टू टेस्ट फ्लाई द बोइंग स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल फॉर द फर्स्ट टाइम, वहां पर जाके विद अ ह्यूमन क्रू उसका परफॉर्मेंस एसेस करना था, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करना था एंड वापस 1 हफ्ते में अर्थ पे आ जाना चाहिए था। ये सिंपल सा काम था, लेकिन ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 से 8 दिन का मिशन था ये 8 महीने का हो गया है। 8 दिन से 8 महीने, वो भी स्पेस में, with NASA now indicating the 2 astronauts will return only in 2025। इमेजिन, आपको बोला गया ऐसी जगह पे जहां कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, दुनिया से दूर, लिटरली दुनिया से दूर, 8 दिन के मिशन के लिए, और आप 1 हफ्ते के लिए गए हो, वही राशन पानी सब कुछ घर वालों को बोल के गए, और आप बोल रहे हैं कि भाई 8 महीने के पहले आप वापस नहीं आ पाओगे। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। Starliner's helium leak and malfunctioning thrusters have caused this delay. While Boeing remains optimistic, it doesn't look like the duo will return to Earth on board the Starliner. तो शायद दूसरा कोई स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले हैं, उसमें वापस लेकर आएंगे। 9 crew members are currently on board the ISS as part of Expedition 71. इसमें सुनीता विलियम्स, विल्मोर जो अभी गए हैं, उसके अलावा ओलेग, निकोले, ट्रेसी, मैथ्यू, डोमिनिक, माइकल, जैनेट एंड अलेक्जेंडर, ये सब इस समय ISS में मौजूद हैं। सो या ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिशन होने वाला था 8 दिन का, दिस हैज टर्न्ड इनटू 8 मंथ्स। तो 2025 से पहले उनका आना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नाउ। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। पोलैंड और हंगरी को बोला जा रहा है कि भाई यूरोप में सोलर पावर जनरेटर और की प्लेयर्स
की न्यू ड्राइवर्स पोलैंड और हंगरी सामने निकल के आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो भी सोलर एनर्जी या सोलर फार्म्स को यूज करके धीरे धीरे करके दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इट्स ग्रोइंग फास्टर, खासतौर पे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में देन एनी अदर यूरोपियन रीजन, vastly exceeding the growth rates seen in both wealthier and sunnier parts of the continent. Through the first 7 months of 2024, utility run solar output in the 5 largest solar producers कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड जंप बाय 55% शुरू के आधे साल में ही। दैट्स ओवर ट्वाइस द ग्रोथ रेट फॉर यूरोप एज अ होल। इस अकेले रीजन ने ही पूरे यूरोप जितना सोलर एनर्जी जनरेट कर पाता था उससे ट्वाइस से भी ज्यादा दे हैव मैनेज टू डू इट। तो दे आर इमर्जिंग एज की प्लेयर्स। अच्छा, क्यों कर रहे हैं ये इतना ज्यादा, क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि पोलैंड और हंगरी ने टारगेट किया है नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना बाय पावर जनरेशन बाय द मिड सेंचुरी, मतलब 2050 तक इनका टारगेट है और बहुत एग्रेसिव तरीके से इस टारगेट को अचीव करने का वो ट्राई कर रहे हैं। नेट जीरो कार्बन एमिशन होता क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब होता है कि हमारा जो मान लीजिए इंडिया ने बोला है कि हम भी अचीव करेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब हम जितना पोल्यूशन या कार्बन रिलीज कर रहे हैं उतना ही वापस अब्सॉर्ब भी कर लें। तो उसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि भाई बहुत कम रिलीज करें ताकि वो वापस अब्सॉर्ब हो पाए। तो बहुत कम रिलीज करने के लिए हम धीरे धीरे ग्रीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जी इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल एंड रिसोर्स। ओके, हर कंट्री ने कुछ कुछ नेट कार्बन एमिशन की डेडलाइन सेट की है और सारी कंट्रीज की अलग अलग है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, सेंटर प्लान्स टू टेक कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस। यहाँ पे अभी डेलिब्रेशन ही चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है बट वेरी हाई चांस। यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है ऑल्दो दे आर येट टू टेक अ कॉल ऑन कंडक्टिंग द नेक्स्ट सेंसस, बट एक्टिव लेवल पे डिस्कशन चल रहे हैं कि इज ऑन टू एक्सपैंड द डेटा कलेक्शन टू इंक्लूड कास्ट इन्यूमरेशन। A top government source told the newspaper, ठीक है, उनका ये कहना था, सोर्स का ये कहना है कि discussions are on to include a column to record the caste of person या people during the next census। census population count कर रहे हैं जो, उसमें बोला जा रहा है, डिस्कशन चल रही है कि एक नया कॉलम ऐड करेंगे जिसमें किसी इंसान की कास्ट भी पूछी जाएगी। Move comes amid persistent demand by Congress and other political parties, including जो भी NDA के पार्टनर्स हैं, to record caste। बहुत हाईली, बहुत सालों से ये डिमांड है कि भाई हमारे पास कास्ट बेस्ड सेंसस भी होना चाहिए, बिकॉज कास्ट इज सच अ बिग फैक्टर इन इंडिया। पता होना चाहिए इंडिया में किस कास्ट के कितने लोग हैं। One of the reasons that has indefinitely delayed the census is also demand by political parties to conduct a caste census। कायदे से 2021 में होना चाहिए था, कोविड के वजह से नहीं हुआ, लेकिन 2024 में अभी तक तो हो ही जाना चाहिए था सेंसस। लेकिन एक रीजन ये भी है कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज लगातार बहुत बड़े लेवल पे डिमांड कर रही है कि एक कास्ट सेंसस होना चाहिए। ओके, अच्छा, लास्ट जो 2011 में सेंसस हुआ था उसमें कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने कंडक्ट किया था फर्स्ट एवर कास्ट काउंट सेपरेट फ्रॉम द सेंसस एक्सरसाइज। मतलब कास्ट काउंट अलग किया था और पॉपुलेशन सेंसस काउंट अलग किया था, बट फाइंडिंग्स वर नेवर मेड पब्लिक। जो रिपोर्ट निकल के आई थी उनको कभी पब्लिक नहीं किया गया, आज भी नहीं पता हमें। 2021 में फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने सबमिट किया एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दैट द कास्ट डेटा इन्यूमरेटेड इन सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था वाज बहुत सारे मिस्टेक्स और इनएक्यूरेसीज हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए तब से रिक्वेस्ट और मांगे ये चल रही है कि एक और कास्ट बेस्ड सेंसस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, पूजा खेडकर का केस हम सबने पढ़ा था। यूपीएससी एस्पिरेंट क्वालिफाई कर गई थी, प्रोबेशन पे थी, आईएएस ऑफिसर, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया बिकॉज ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स शी हैड सबमिटेड, वन ऑफ देम बीइंग ऑफ अ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, फेक था जो कि। इसी के चलते पूजा खेडकर का जो फ्रॉड केस है उसमें यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट को ऐसा बोला है कि इसने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के चांसेस को अफेक्ट किया है, क्योंकि आप बेसिकली धोखे से किसी और के हिस्से की सीट लेके चले गए ना। तो यूपीएससी ने जो बेल प्ली है कि इनको बेल मिल जानी चाहिए, बेल प्ली बाय फॉर्मर आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर बिफोर द हाई कोर्ट, उसको अपोज करते हुए बोला है कि शी हैज कमिटेड सच अ ह्यूज फ्रॉड
शी हैज कमिटेड सच अ ह्यूज फ्रॉड अगेंस्ट द कमीशन एंड द पब्लिक। और ये इतने बड़े लेवल का फ्रॉड है, आप इमेजिन करो यूपीएससी एस्पिरेंट्स कितना ज्यादा सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। some have spent years and years preparing and aspiring to be a सिविल सर्वेंट समडे। कोई इंसान धोखा करके, अलग बहुत सारे लेवल्स पे धोखा करके, फेक सर्टिफिकेट्स इशू करवा के, फेक सर्टिफिकेट के बुनियाद पे एक सीट ले जाता है, वो भी आईएएस ऑफिसर की। इमेजिन आईएएस ऑफिसर की सीट गोइंग टू सच अ पर्सन। तो यूपीएससी का भी कहना सही है, उनका ये कहना है कि भाई इनने इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड किया है, सिर्फ यूपीएससी और पब्लिक के साथ नहीं, एस्पिरेंट्स के साथ भी धोखा है। किसी के सपने कि एक सीट ये धोखे से लेके चली गई और ये खबर सामने नहीं आती तो शायद ये पूरी जिंदगी सर्व करके आगे भी निकल, शी वुड हैव रिटायर्ड, नोबडी वुड हैव नोन कि शी हैज एक्चुअली स्टोलन अ सीट। सो इसलिए यूपीएससी ने इनकी बेल प्ली को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करते हुए बोला है कि शी शुड नॉट बी ग्रांटेड एनी बेल एंड एनी लीनियंसी बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। Okay people, so that was all for what all was important in the last 3 days. Next हम मिलेंगे on the upcoming Tuesday, हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ है। अच्छा, मुझे पता है आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट धीरे धीरे करके आप यहाँ पे सुनोगे तो एक चीज़ है कि द हिंदू फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई वुड नेवर से डोंट रीड अ न्यूज़पेपर एट ऑल। न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत अच्छा होता है। आप जब खुद से पढ़ते हो ना तो रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप होती है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप लॉ प्रोफेशन में जा रहे हैं तो। प्लस आपका करंट अफेयर्स तो डेवलप होता ही है। खुद से भी पढ़े, लेकिन क्योंकि द हिंदू से थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, थोड़ा वोकैबुलरी के कारण भी, थोड़ा न्यूज के कारण भी, तो इट्स ओके अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हो, थोड़ा और सिंपलर न्यूज़पेपर, बट कीप ऑन रीडिंग। यू नीड टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट, स्पेशली इफ यू गोइंग फॉर लॉ एंट्रेंस। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लॉ एंट्रेंस का प्रिपेयर कर रहे हो, तो रीडिंग हैबिट होना बहुत 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 जरूरी है। सो नेवर एवर एवर स्टॉप रीडिंग अ न्यूज़पेपर। और अगर अभी शुरुआत नहीं की है तो बहुत टाइम है, आराम से शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी, फिर धीरे धीरे करके बिना न्यूज़पेपर पढ़े रहा ही नहीं जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। So you have to be patient through that phase. Okay people, so thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again on Tuesday. This is Vishishta signing off.